दोनों हाथों को अपनी ज्ञान मुद्रा में घुटने को ऊपर रखें, कमर गर्दन सिर सीधा रखें, आंखों को अपनी कोमलता से बंद रखें, लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें, शरीर को शिथिल करें, ध्यान को स्वयं से जोड़ें, 3 बार ओम का उच्चारण करें, गहरी सांसों के साथ अभ्यास करें। ओम अस्तुर्मा सदिगमया तं सूर्यमा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मामृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। दोनों तिलियों को पामी करें, कर्षण करें, उन हथेलियों से निकलती ऊर्जा को अपनी आंखों पर रखें, अपने चेहरे की मालिश करें, हथेलियों के अंदर ही कोमलता से आंखों खोलें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, बहुत बहुत अच्छा प्रेयर कराया आपने। थैंक यू मैम। चलिए, स्लाइड्स विजिबल है सबको? यस मैम। ठीक है, चलिए आज हम थोड़ा नया ये स्टार्ट करते हैं। यस मैम। ठीक है, चलिए तो आज हम एक नया जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन से आप क्या समझ रहे हैं, क्या पढ़ाई करेंगे आज हम? मैम रिव्यू सर्वे करने के बाद जो हमारे पास डेटा आता है उसका सारा कलेक्शन करते हैं, ऐसा कुछ मैम? नहीं नहीं नहीं, रिव्यू सर्वे ये नहीं है। डेटा कलेक्शन का मतलब है कि आप सैंपल से कैसे डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जो आपके सैंपल है, मान लीजिए आप बच्चों के ऊपर कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तरीका होगा ना डेटा कलेक्शन का। जैसे डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं हम, जो भी हमारा सैंपल है, ठीक है, जो भी हमने सैंपल लिया हुआ है, तो डेटा कलेक्शन का कुछ मेथड होता है ना, क्वेश्चनएयर कैसे करते हैं, वेट मशीन से करते हैं, बीपी मशीन से करते हैं, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन क्या क्या तरीका होता है, जैसे कल हमने इंटरव्यू का क्वेश्चन देखा था कि हम इंटरव्यू से भी डेटा कलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो डेटा कलेक्शन का मतलब होता है जो आप सैंपल से जो भी पूछते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, उस प्रोसेस को हम डेटा कलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या मेथड है, कैसे कैसे आप जो है अपने सैंपल से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन का क्या क्या मेथड होता है? ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू है, साइकोलॉजिकल टेस्ट है, क्वेश्चनएयर है, फिजियोलॉजिकल टेस्ट है, बायोकेमिकल टेस्ट है, आर्चीव्स है। तो ये सब हम लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, और यही मेथड से आपका डेटा कलेक्शन करने का, किसी चीज को ऑब्जर्व करके, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे उस दिन कहा था कि हम जब इथनोग्राफी रिसर्च करते हैं तो हम जो है ऑब्जर्वेशन करते हैं उसमें कि वहां का कल्चर, यहाँ का कल्चर क्या है, कैसा है, ठीक है। किसी चीज को ऑब्जर्व करके, जब हम अपने सैंपल को ऑब्जर्व करके कुछ किसी चीज का पता करते हैं तो हम उसको ऑब्जर्वेशन हो गया वो हमारा। इंटरव्यू हो गया, जैसे कि मुझे मान लीजिए अपने रिसर्च के लिए 10 लोगों से इंटरव्यू के थ्रू मैंने आपसे पूछा कि हाँ आप मुझे ये बताइए कि मीन्स अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है, ठीक है,
उसके बाद फिर मैंने आपसे पूछा कि आपका शुगर कितना होता है खाने के बाद, पिछली बार आपने कब शुगर टेस्ट कराया था। तो जो इंटरव्यू का जो तरीका होता है, जो एक रिसर्चर जो है अनस्ट्रक्चर्ड वे होता है इसका, जो हम लोगों ने कल लास्ट में देखा था क्लास के टाइम में कि इंटरव्यू के जो क्वेश्चन होते हैं, इंटरव्यू में हम पूछते हैं, वो अनस्ट्रक्चर्ड रहता है। ठीक है। साइकोलॉजिकल टेस्ट यही हो गया। साइकोलॉजी का मतलब हो गया डिप्रेशन, एंजाइटी, एंग्री, ये सब जितने भी टेस्ट है आपके वो साइकोलॉजिकल टेस्ट में आते हैं। क्वेश्चनेयर हो गया कि क्वेश्चनेयर देखिए दो तरीके का होता है। एक तो क्वेश्चनेयर वो होता है जो ऑलरेडी वैलिडेटेड होता है, जो ऑलरेडी मतलब जिस पे रिसर्च हुआ रहता है। जैसे हम एक स्टैंडर्ड क्वेश्चनेयर होता है। ठीक है। स्टैंडर्ड क्वेश्चनेयर कहने का मतलब है कि जैसे हम मॉड्यूल वैलिडेट कराते हैं ना डायबिटीज के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, उसी तरह अगर हमको एंजाइटी नापना है, आपका जो है डिप्रेशन नापना है, तो उसी तरह जो है क्वेश्चनेयर को भी वैलिडेट कराया जाता है। ठीक है। तो जिसको हम अपने डेटा में इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा वो क्वेश्चनेयर होता है जो हम, जैसे कि इंटरव्यू में क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, मतलब वो खुद का रिसर्चर का बनाया होता है, वो कोई वैलिडेटेड नहीं होता है। बस मुझे रिसर्च की थोड़ी जानकारी चाहिए थी उसके लिए, तो 5 क्वेश्चन मैं खुद से बना ली, उसको वैलिडेट नहीं कराई मैं। जैसे योगा में एक मॉड्यूल वैलिडेट कराते हैं ना, उसी तरह क्वेश्चनेयर भी होता है। एक वैलिडेटेड क्वेश्चनेयर होता है, एक ऐसा क्वेश्चनेयर होता है जो रिसर्चर खुद बनाता है अपने सहूलियत के लिए, अपने रिसर्च के हिसाब से। ठीक है। फिजियोलॉजिकल टेस्ट है, ये सब सारा अभी हमें डिटेल में पढ़ना है। तो इतने सारे मेथड है आपके डेटा कलेक्शन करने के। ठीक है। इसको वन बाय वन हम आज पढ़ेंगे कि इसमें होता क्या है, कैसे करते हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमारा था ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, involves careful observation of a phenomenon in the field and making notes। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, टू स्टडी स्पोर्ट्स एग्रेशन अ रिसर्चर गोज टू वॉच मेनी फुटबॉल मैच एंड रिकॉर्ड द सिनेरियो वेयर इवेंट ऑफ एग्रेशन हैपन। ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कि हमें कुछ ऐसा रिसर्च करना है जिसमें हमें जो है ऑब्जर्वेशन के थ्रू, मतलब आप अपने 5 सेंसेस से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है। उसको देख के, उसको सुन के, जब आप उसको इस तरह से जब आप अपने सैंपल पे, जैसे यहाँ पे एग्रेशन किसी का देखना है, स्पोर्ट्स एग्रेशन की बात हो रही है, तो रिसर्चर क्या क्या कर रहा है कि बहुत जगह पे जा रहा है जहाँ फुटबॉल मैचेस हो रहा है। दिल्ली भी जा रहा है, कलकत्ता भी जा रहा है, दिल्ली में भी पांच जगह जा रहा है, जो है मद्रास में भी 5, मतलब इस तरह करके वो बहुत सारे जगह जा रहा है। और वहां पे वो जो है ऑब्जर्व करके नोट डाउन कर रहा है। ठीक है। कि जो स्पोर्ट्स, जो फुटबॉल जो खेलते हैं, उनका एग्रेशन लेवल क्या है। ठीक है। क्योंकि बहुत बारी होता है ना, जैसे हम क्रिकेट भी देखते हैं तो एग्रेशन लेवल देखते हैं वहां पे कि कितने गुस्से में आ गए लोग, सिक्सर नहीं लगा, चौका नहीं लगा। तो उसी तरह फुटबॉल मैच में भी होता है। तो एक ऑब्जर्वर को, एक रिसर्चर को ये डेटा चाहिए होता है। तो रिसर्चर क्या करता है, वो हर जगह जाता है और हर जगह जा करके उसके एग्रेशन लेवल को देखता है, और देख करके फिर जो है वो ऑब्जर्व करके जो है उस पे नोट्स बनाता है। ठीक है। देखिए इसमें लिखा है ना, इन्वॉल्व केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ए फेनोमेनन इन द फील्ड एंड मेकिंग नोट्स। ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए आप लोग भी प्रैक्टिकल करने जाते होंगे ना, 2 तरह की क्लास होती है आपकी, थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में क्या होता है कि कोई भी प्रैक्टिकल होता है तो आप देख करके नोट्स बनाते हैं। ठीक है। जैसे जो लोग +2 में होंगे, ट्राइटेशन होता था हम लोग का केमिस्ट्री में, तो हम लोग की मतलब जो सीनियर्स होते थे या जो वहां पे लैब में होते थे वो करते थे, हम लोग बैठ के नोट्स बनाते थे कि ये केमिकल को इस केमिकल से मिलाने से ये हुआ। तो एक ऑब्जर्वेशन था ना। प्रैक्टिकल में यही होता है कि जो भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उसको हम नोट बना के लिखते हैं। इसी तरह ठीक यहाँ पे भी रिसर्च में क्या होता है कि रिसर्चर को जो है अगर ऑब्जर्वेशन के थ्रू डेटा कलेक्शन करना है तो वो हर जगह जाता है, वो अपने हिसाब से वो नोट्स बनाता है, उसके बाद जो है वो डेटा कलेक्ट करता है। ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन जो है एक तरीका है डेटा कलेक्शन करने का। ठीक है। इंटरव्यू क्या हो गया, इंटरव्यू हो गया कि इंटरव्यू भी एक तरीका है डेटा कलेक्शन करने का। ठीक है। interact with participant and ask series of questions to understand the experience of a person, opinion, belief, perceptions, etc. ठीक है।
एग्जाम्पल्स में है कि एग्जाम्पल्स में दो एग्जाम्पल्स दिए हुए इसमें, एक है इन डेप्थ इंटरव्यू, एक है फोकस ग्रुप इंटरव्यू। तो इन डेप्थ इंटरव्यू में क्या है कि ऑब्टेन डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन एक्सपीरियंस। जैसे कि मैं आपसे बोली कि आप जैसे आपका कोई एक्सपीरियंस, मैं आपसे बोल रही हूँ कि अपना कोई एक्सपीरियंस कीजिए शेयर। मान लीजिए कि आपको जैसे मान लीजिए आप प्रैक्टिकल क्लास में ही गए, ठीक है, जूलॉजी के प्रैक्टिकल क्लास में गए, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, मेरा रिसर्च टॉपिक है कि जूलॉजी के में जो जो प्रैक्टिकल किए हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कैसा होता है लैब का एक्सपीरियंस। क्योंकि बहुत सारे उसमें स्केलेटन रखे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे का ये रहता है, मतलब बहुत बहुत लोगों को अच्छा फील नहीं होता है, ठीक है ना। तो मैं क्या बोली आपसे कि आप लोग जितने भी यहाँ साइंस के स्टूडेंट हैं, आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि जब आप पहली बार जब आप जूलॉजी लैब गए तो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो ये जो है इन डेप्थ इंटरव्यू इसी को बोलते हैं कि जब भी हम इंटरव्यू लेते हैं तो मैं एक एक करके कि हाँ चलिए, आप जूलॉजी के मुझे यहाँ पे 10 बच्चे मिले, मैं आपसे पूछी कि हाँ, आपको कैसा लगा, आपने क्या क्या देखा, आपको क्या चीज देख के डर लग गया। मीन्स इस तरह करके मैं अपने हिसाब से, अपने रिसर्च के हिसाब से जो भी मुझे क्वेश्चन चाहिए था मैं आपसे पूछी, और जो है पूछ करके मैं ऑब्जर्वेशन, मतलब एक जो है मैं कंक्लूजन पे पहुंची कि हाँ 10 बच्चों ने ऐसा सेम आंसर दिया, ठीक है, 15 बच्चों ने ऐसा ऐसा आंसर दिया, क्योंकि सिमिलरिटी कुछ तो होगा ना, कुछ का नेगेटिव होगा, कुछ का पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इंटरव्यू में जो है हम जब किसी भी पर्सन का इन डेप्थ इंटरव्यू का मतलब होता है किसी भी पर्सन से जब हम उसका एक्सपीरियंस पूछते हैं, ठीक है, तो आपका वो इन डेप्थ इंटरव्यू होता है। फोकस ग्रुप इंटरव्यू में होता है कि ऑब्टेन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन फ्रॉम मोर देन वन पर्सन थ्रू म्यूचुअल डिस्कशन। देखिए क्या है कि ये सब वर्ड आपको आएगा नहीं, इन डेप्थ इंटरव्यू हो गया या फोकस इंटरव्यू हो गया। आप इंटरव्यू समझिए सिर्फ कि इंटरव्यू एक तरीका है डेटा कलेक्शन करने का, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे यूजीसी नेट के लिए तैयारी करने के लिए आए हैं। तो इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन हो गया, इंटरव्यू हो गया, ये सब एक तरीका है डेटा कलेक्शन का, ठीक है, कि जब हम अपने सैंपल से हमें कैसे डेटा लेना है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू लेना है, इंटरव्यू के थ्रू लेना है। अच्छा मुझे ये आप बताइए कि हमें कैसे पता चलेगा अपने रिसर्च के बारे में कि हमें कौन सा तरीका अपनाना चाहिए अपने रिसर्च में। मान लीजिए कल को आप रिसर्च कीजिएगा तो आप कैसे आपको कैसे पता लगता है कि आपको रिसर्च में कौन सा मेथड होगा डेटा कलेक्शन का। मैम ये देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल हमको रिसर्च करना है या मतलब थ्योरेटिकल, तो उसके बेसिस पर, और या साइकोलॉजिकल है तो जैसे साइकोलॉजिकल है तो उसमें तो ये क्वेश्चन आंसर क्वेश्चनेयर के फॉर्म में करते हैं इंटरव्यू। और कोई तरीका हो? चलिए ठीक है। अच्छा बोला आपने। लिटरेचर रिव्यू से मैम एक बार कोशिश करेंगे, लिटरेचर बहुत सारा पढ़ेंगे कि उस हिसाब से देखेंगे कि हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का सब मैम जवाब जर्नल भी पढ़ हाँ लिटरेचर रिव्यू वही हाँ, मतलब लिटरेचर रिव्यू आपके टॉपिक पे जो पहले रिसर्च हुआ है वो आपको देखना है, ठीक है, कि उसमें रिसर्चर ने कैसे लिया है, उसका तरीका क्या था डेटा कलेक्शन करने का। अब जब उनका पेपर पढ़ेंगे, जब आप 30-35 पेपर पढ़ लेते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपका डेटा कलेक्शन का मेथड क्या होगा, ठीक है। एक तो पहला भी ठीक था कि जो है हम देखेंगे कि मेरा वेरिएबल्स क्या है, मतलब हम किस चीज को हमको नापना है, ठीक है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। लेकिन क्या होता है कि एक रिसर्च डिजाइन और अच्छा तब होता है जब आप उसमें थोड़ा सा मतलब सर्वे भी करते हैं। सर्वे कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए कि मुझे एडोलेसेंट पे ही करना है, तो इंडिया में क्या है कि एवरी 5th पर्सन एडोलेसेंट एज में है अभी, ठीक है। तो अगर मैं 100 बच्चे पे करूंगी वो चीज एक्सपेरिमेंट, तो 100 बच्चे पे कर रही हूँ तो वो उतना अच्छा मेरा रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन अगर मैं कुछ और क्वेश्चन पूछ लूं 1000 बच्चों से, 500 बच्चों से, तो वो हमारे रिसर्च पे अच्छा इम्पैक्ट डालता है कि मैं 100 बच्चों पे तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की थी, और जो है 500 बच्चों से मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था, एक सर्वे भी मैं की थी, ठीक है, तो उसका भी रिजल्ट ऐसा ही आया। उनका भी यही मतलब ये था, ओपिनियन था या बिलीव था, परसेप्शन था। तो कहा जाता है कि अगर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में थोड़ा सा अगर आप जो है एक सर्वे भी पार्ट जोड़ते हैं तो वो और स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल टेस्ट है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या क्या नापते हैं हम लोग? डिप्रेशन, एंजाइटी,
साइकोलॉजिकल वेरिएबल क्या क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि मैं साइकोलॉजिकल वेरिएबल पे काम कर रही हूँ तो क्या क्या आएगा? मैम एटीट्यूड भी है उसमें। एटीट्यूड भी है और इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस भी है। वेरी गुड। मैम बिहेवियर आ सकता है? बिहेवियर से रिलेटेड जितने भी चीजें वो साइकोलॉजिकल वेरिएबल में ही आएगा आपका। जितने ठीक भी है, इमोशंस, यस मैम, जो भी IQ रहेंगे, लेवल मैम, हैप्पीनेस, IQ सैडनेस। लेवल। बिल्कुल बिल्कुल। ये जितना भी आपका बिहेवियर से, कॉग्निशन से, जितना भी आपका वेरिएबल्स आता है ना, वो सब सारा का सारा साइकोलॉजिकल वेरिएबल है। और ऐसा जो है रिसर्च में माना जाता है कि इन वेरिएबल्स पे योगा बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, इन वेरिएबल्स पे जितने भी साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स है ना, इस पे योगा का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आप जब भी साइकोलॉजिकल वेरिएबल का पेपर देखेंगे ना, तो उस पे बहुत अच्छा ही आएगा, रिजल्ट आएगा आपका। मैम एक चीज पूछनी थी मैम, जैसे आजकल है ना हाँ। ज्यादातर है ना लोग लॉकडाउन के बाद रील्स देखना बहुत आदत बना दी है, तो मैम ये भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई जिस पे हम रिसर्च कर सकते हैं एक कैसे मिनट इसको फिर घटाया से जाए। बोलेंगे। लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन के बाद जो रील्स देखते हैं ना लोग यूट्यूब पर, जो टिकटॉक वगैरह जो चली थी उस टाइम पर, तो लोगों को एक एडिक्शन हो चुका है। इसकी वजह से बहुत सारे काम और बहुत सारे मेंटली प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है, तो इसके ऊपर भी रिसर्च हो सकती है मैम वैसे करना चाहें तो। रिसर्च हुआ है। आप रिसर्च पेपर पढ़िएगा। एक रिसेंटली अभी लैंसेट जो है बहुत अच्छा जर्नल है। जो भी इंफॉर्मेशन उसमें छपता है ना, उसमें एक न्यूज हो जाता है। वो सबसे टॉप क्लास का जर्नल है, नेचर का, लैंसेट का। तो अभी नहीं, एक साल मतलब साल भर पहले एक इसमें रिसर्च पब्लिश हुआ था, जिसमें बताया गया था कि जैसे हम मोबाइल देखते हैं ना, मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, हम कोई काम कर रहे हैं और काम करते हुए बीच में किसी का कॉल आ जाता है, हम फेसबुक देख लेते हैं या व्हाट्सएप देखना शुरू कर देते हैं, तो फिर दिमाग को उस मोड में आने में, मतलब जो पिछला मोड, जैसे मान लीजिए मैं खाना ही बना रही हूँ और मैं व्हाट्सएप देखना शुरू कर दी, ठीक है, तो मुझे जो है फिर दोबारा उस मोड में आने में अपने दिमाग को, मतलब उस अटेंशन लाने के लिए मुझे 15 मिनट लगते हैं। ऐसा मतलब रिसर्च हुआ है। इस रिसर्च में पाया गया है कि अगर आपका डिस्ट्रैक्शन होता है, तो डिस्ट्रैक्शन में जो है क्या होता है कि आपको 15 मिनट लगता है आपको फिर से उसी प्रोसेस, मतलब जो काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं ना, उस काम में फिर आपको मन लगने में, उस काम में अटेंशन आने में आपको 15 मिनट लगता है टोटल। तो एक तरह से जो है ना, ये आपका एक जो भी आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं या पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो उस समय इसको दूर ही रखिए अपने से। बाद में कर लेंगे, बाद में हम उसको रिप्लाई कर देंगे, लेकिन इसका जो है ये अच्छा नहीं है, मतलब स्क्रीन टाइम अच्छा नहीं है। कोई भी अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उसके बीच में आप स्क्रीन टाइम जो है यूज कर रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। उससे साइकोलॉजिकल वेरिएबल का बहुत कनेक्शन निकला है। ये मैम वन टाइम में वन वर्क करना चाहिए मैम। बिल्कुल बिल्कुल। इसको अटेंशन, देखिए जब आप दो काम करते हैं उसको डिवाइडेड अटेंशन बोलते हैं हम लोग साइकोलॉजी में। जैसे मान लीजिए मैं टीवी भी देख रही हूँ, सब्जी भी काट रही हूँ, तो मेरा दो काम है ना, दिमाग मतलब जो है टीवी देखने में लगा हुआ है, हाथ जो है मेरा सब्जी काटने में लगा है, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं डिवाइडेड अटेंशन, और डिवाइडेड अटेंशन में कोई काम नहीं करना चाहिए। इसमें हम एक चीज और है मैम, जैसे ये रील्स का चला है ना मैम, लॉकडाउन में एक चीज का और चला था, जैसे लोग आजकल छोटे बच्चे होते हैं वो मोबाइल में पबजी वगैरह खेलते हैं, बहुत गेम्स में है ना, ऑनलाइन गेमिंग में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो मतलब उनको है ना अजीब सी मेंटल प्रॉब्लम देखी गई है, जैसे कि वो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, मम्मी पापा को नहीं देखते कि मम्मी पापा हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कभी भी गुस्सा आ जाना। तो मैम इसके ऊपर भी रिसर्च हो रखा है मैम? बहुत 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 सारे रिसर्च है आपका जो है, इन सब पे बहुत सारा रिसर्च है। इवन हम लोग के निम्हांस में जो है इसके मतलब मनोज शर्मा सर देखते हैं निम्हांस में इस तरह के केसेस, और मीन्स बहुत ज्यादा, खास करके कोविड के बाद बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं इस तरह के, जो आपका साइकोलॉजिकल वेरिएबल है। इसीलिए तो योगा को इंटीग्रेटिव मेडिसिन बनाया गया ना। मैं आपको उस दिन बताई थी ना कि पहले इसको अल्टरनेटिव मेडिसिन बोलते थे। तो लोग क्या होते थे, जैसे कि हम जाते थे ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो हम कंफ्यूज हो जाते थे कि हम आइए आयुर्वेदा ले कि हम योगा ले, क्योंकि उनको पता नहीं है ना कि उनके लिए क्या अच्छा है, ठीक है। तो फिर अब क्या हुआ कि अब इसको अल्टरनेटिव हम नहीं बोलते,
योगा को हम अब अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट नहीं बोलते, अब हम इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिव ट्रीटमेंट। तो अभी निम्हांस में जो है अभी सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू हुआ है इंटीग्रेटिव मेडिसिन पे, और उसमें क्या होता है कि एलोपैथिक डॉक्टर भी बैठते हैं, योगा वाले डॉक्टर भी बैठते हैं, आयुर्वेदा वाले डॉक्टर भी बैठते हैं, मतलब एक ही जगह आपको आपके एक ही इलाज के लिए 2-3 डॉक्टर बैठते हैं और वो आपको फिर सजेस्ट करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। मतलब अब जो इंटीग्रेटिव मेडिसिन, इंटीग्रेटिव मतलब उसको मर्ज कर दिया गया एलोपैथिक के साथ। तो इसीलिए अब हर हॉस्पिटल में जितने भी आपके एम्स है या जितने भी एम्स है उसके बाद जितना भी आपका जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हर हॉस्पिटल में अब एक इंटीग्रेटिव मेडिसिन का भी, हॉस्पिटल जाइएगा तो आप देखिएगा उसमें एक इंटीग्रेटिव मेडिसिन का अलग से सेक्शन बना दिया गया है कि जो आपका एलोपैथिक इलाज तो चल रहा है, उसके साथ जो है आप योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसके साथ कैसे और जो है आपका रिजल्ट अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो ये जितने भी साइकोलॉजिकल वेरिएबल है इस पे बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है योगा का। मैम जैसे हम गूगल स्कॉलरशिप के बारे में सर्च करेंगे, मैम क्या मतलब ऐसे की पॉइंट रहेंगे जिससे हम ना इसकी जनरल उस दिन मैं आपको बताई थी ना पीको। तो सबसे पहले अपना आप देखिए कि आपका पॉपुलेशन क्या है या आपके पेशेंट कौन है। जैसे मान लीजिए एडोलेसेंट है, तो पॉपुलेशन या पेशेंट कौन हुए आपके? एडोलेसेंट। ठीक है, उसके बाद जो है इंटरवेंशन क्या देना है, योगा है आपका इंटरवेंशन, तो एडोलेसेंट योगा सी से क्या था? कंट्रोल में तो आप फिर जो है कंट्रोल, अब जैसे कि जो है एडिक्शन पे कर रहे हैं तो एडिक्शन भी डालिए। ठीक है, तो एडिक्शन आप जैसे डालेंगे ना, देखिए अब इसमें क्या है कि ये सब आप लोग को नहीं पता होगा, DSM-5 पता है? DSM-4, DSM-5 नाम नया है मैम। अच्छा, ये साइकोलॉजी में ये नेट में भी आता है पेपर में आप लोग का। चलिए कोई नहीं, तो ये जो है ना आपके अभी जो मतलब क्या है कि अभी स्क्रीन पे बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब में कैथोड रे ट्यूब होता है, लेकिन कैथोड रे ट्यूब कितना हार्मफुल है, कितना यूजफुल है, ये अभी बहुत ज्यादा इस पे रिसर्च नहीं हुआ है। तो इसीलिए कोई मोबाइल एडिक्शन बोलता है, कोई स्क्रीन एडिक्शन बोलता है, कोई मतलब अलग अलग एडिक्शन के नाम पे जानते हैं इसको। तो आप सर्च कीजिएगा एडिक्शन, अपने पास आपके पास ढेर सारा पेपर आ जाएगा, एडिक्शन पे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं योगा से। ठीक है, अब बहुत सारे कंट्री में जैसे चाइना हो गया, ताइवान हो गया, इन सब पे तो जो है गवर्नमेंट का रूल लगा हुआ है कि 2 घंटा से ज्यादा बच्चा यूज नहीं कर सकता है, वो भी सिर्फ आपके एक्टिव पर्पज से, कोई पैसिव पर्पज नहीं होना चाहिए उसमें। चलिए कोई नहीं, ये सब तो मतलब आप पेपर रीडिंग करेंगे तो उसमें मतलब आ जाएगा आपका। ठीक है, तो कौन से जनरल का नाम बताया था अभी आपने? क्या किस जनरल का नाम बताया था अभी आपने? लैंसेट, LANCET और नेचर, ये 2 जर्नल बहुत हाई इम्पैक्ट, सबसे हाई इम्पैक्ट फैक्टर है, और इसमें कोई किसी का भी रिसर्च अगर छप जाता है तो वो एक न्यूज की तरह पब्लिश होता है। ठीक है, लैंसेट और नेचर का जो भी जर्नल्स है उसमें योगा पेपर बहुत कम मिलेंगे ऐसे आपको, क्योंकि योगा एक्चुअली रिसेंटली हाईलाइटेड है, तो कम पेपर है योगा के उसमें, लेकिन है पेपर। ठीक है, चलिए साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जो भी आपका कॉग्निशन से रिलेटेड है, बिहेवियर से रिलेटेड है, वो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट में आता है। अटेंशन हो गया, मेमोरी हो गया, प्लानिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, ये सारे के सारे आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं। और साइकोलॉजिकल टेस्ट आजकल हर चीज में, मतलब जब भी आप कोई रिसर्च करते हैं तो एक ना एक साइकोलॉजिकल टेस्ट आप देते ही देते हैं। ठीक है, तो इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है साइकोलॉजिकल टेस्ट की कि ये जो है आपका क्वेश्चनर से ही काम हो जाता है, इसमें जो है कुछ ऐसे स्पेसिफिक ब्लड सैंपल और इन सब की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसीलिए इसके वेरिएबल को बोलते क्या है हम लोग, जो साइकोलॉजिकल वेरिएबल होता है उसको क्या 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 बोलते हैं हम लोग? कांस्टेंट। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो उसको हम, क्योंकि वो इनडायरेक्टली मेजर करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अटेंशन हो गया, मेमोरी हो गया, ऐसा कोई ब्लड टेस्ट है क्या जिससे पता चल जाएगा कि मेरा अटेंशन लेवल क्या है, मेरा मेमोरी लेवल क्या है, मेरा प्लानिंग मेरा कैसा है, मेरी डिसीजन मेकिंग क्या है? तो ये सब जितने भी होते हैं ये क्वेश्चनर एक वैलिडेटेड, जैसे आप योगा मॉड्यूल वैलिडेट करते हैं ना, वैसे ही जो है क्वेश्चनर जो है रिसर्चर वैलिडेट कराता है
उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, 7 क्वेश्चन होते हैं, और अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो अटेंशन का अगर हम ले रहे हैं तो अटेंशन का जो है हमारा मतलब जो एडल्ट का क्वेश्चन होगा वही क्वेश्चन बच्चों पे भी होगा, नहीं, उन दोनों का अलग अलग होगा, मेमोरी का अलग अलग होगा, प्लानिंग का अलग अलग होगा, एज ग्रुप पे डिपेंड करता है, और इसको प्रॉपर वैलिडेट किया जाता है। जैसे मैं आपको जैसे आप लोग योगा मॉड्यूल का देखा था ना आपने, कि हमने एक योगा मॉड्यूल बनाया, फिर हमने उसको एक्सपर्ट के पास भेजा, ठीक है, एक्सपर्ट के पास भेजने के बाद फिर उसमें फॉर्मूला लगाया हमने, उसके बाद फिर हम जो जो यूजफुल था उसको हमने लिया, और जो जो यूजफुल नहीं था, जो उस रेशियो के बीच में लाई नहीं करते थे, उसको हटा दिया। तो उसी तरह ये क्वेश्चनियर भी बनता है। अगर भविष्य में आप लोग भी फ्यूचर में चाहते हैं कि आप कोई क्वेश्चनियर डेवलप करें तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है, अटेंशन पे, मेमोरी पे, प्लानिंग पे। जैसे कि क्वेश्चनियर बना हुआ है ना आपके योगा में, एक क्वेश्चनियर हमारे यूनिवर्सिटी से हुआ था कि एक तो एंगर मैनेजमेंट पे बना हुआ है क्वेश्चनियर योगा पे, उसके बाद फिर एक ये था एक क्या था, भूल गई मैं, वो बहुत ज्यादा यूज भी होता है। मैं कल आपको बताऊंगी, कल की क्लास में। जितने जितने टेस्ट हमारे इसके स्केल डेवलपमेंट होता है ना, इसको स्केल डेवलपमेंट बोलते हैं। जैसे जब हम मॉड्यूल बनाते हैं योगा का तो योगा मॉड्यूल बोलते हैं ना, इसको हम स्केल डेवलपमेंट बोलते हैं। स्केल डेवलपमेंट ऑन अटेंशन, मेमोरी, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब एक क्वेश्चनियर होता है। एक 10 क्वेश्चन दे दिया जाता है और आपको बोला जाता है इसको भरिए, ठीक है, और उसमें लिकेट स्केल होता है। लिकेट स्केल किसी भी तरह का हो सकता है, यस नो में भी हो सकता है, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। कल मैं आपको भेजूंगी एक बार, कल नहीं, आज ही भेजती हूँ मैं। मेरे पास एक है ये स्केल, ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कि आपका रजस, तमस और क्या है, सत्व, हाँ, कौन सा गुण ज्यादा डोमिनेट है आप में। वो एक वैलिडेटेड क्वेश्चनियर है, ठीक है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा गुण ज्यादा है आप में, ठीक है। वो मैं आज शेयर कर दूंगी आपको। तो ये कुछ टेस्ट है, जैसे अटेंशन टेस्ट करना है तो ये D2 टेस्ट होता है। D2 टेस्ट देखा है आपने, कैसा होता है? नहीं देखा है। D2 टेस्ट होता है जैसे A से Z तक लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत छोटे 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 अक्षर में। उसके बाद कहीं पे आपको दे देगा A कहाँ लिखा हुआ है, D कहाँ लिखा हुआ है। तो इसको जो है ना, इस तरह से के जो है आपको उसमें देखना होता है। इस तरह से ये क्वेश्चनियर होता है, ठीक है, कि आपको जिग जैग करके दे देगा ABCDEFGH, मतलब कहीं पे भी कुछ भी होगा। ऐसा नहीं कि ए के पोजीशन पे होगा, बी के पोजीशन पे होगा, ठीक है। जैसे A का पोजीशन 1 है, B का पोजीशन 2 है, ऐसा नहीं होता है। उसमें जिग जैग करके कहीं भी दे देगा और उसमें लिखा होगा आपको B ढूंढना है, A ढूंढना है, D ढूंढना है। तो ये अटेंशन पजल्स भी दे सकते हैं इसमें। अटेंशन टेस्ट में पजल्स नहीं। ये देखिए D2 टेस्ट के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, और ये D2 टेस्ट भी वैलिडेटेड है। किसी रिसर्चर ने इसको वैलिडेट किया होगा, इस स्केल को, D2 टेस्ट को। ये भी पेपर पेंसिल से ही होता है, ठीक है। तो पजल्स क्या है कि पजल्स आपका वैलिडेटेड नहीं है ना, पजल्स जो है आपका वैलिडेटेड नहीं है। अगर किसी रिसर्चर ने पजल बनाया होगा अटेंशन के लिए, ठीक है, तब वो जो है आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैम किसी IQ के लिए भी एक टेस्ट होता है ना, IQ लेवल लर्न हाँ, कर हाँ, सकते हैं, तो उसमें भी इसी तरह के कुछ पजल्स और रहते हैं, इतना मिनट्स में इसको सॉल्व करके इनको वो करना, तो बिल्कुल उसी पैरामीटर में ही वो IQ चेक होता है कि इनका IQ इतना है और ये है, बिल्कुल उससे कम बिल्कुल। हुआ तो ये फिर उसमें जाते हैं। तो ये देखिए वही जो भी साइकोलॉजिकल टेस्ट है ना, वो बहुत मजेदार होता है। मतलब उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि जिसमें कि आपको ब्लड टेस्ट देना हो या कुछ इस तरह का नहीं होता। वो हमें अधिकतर पेपर पेंसिल में ही होता है। जो भी उसमें जब भी आप कोई साइकोलॉजिकल के पास जाएंगे, सॉरी साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे, तो उसमें वो आपको जो है कभी भी जो है ना, वो जो भी आपसे बात करते हैं बिल्कुल डेप्थ में पूछते हैं आपसे हर चीज, ठीक है, ताकि जो है आपके सोच को वो, अब जैसे ये सब कैसे ठीक होगा, ये जिसको मेमोरी की प्रॉब्लम है, जिसको डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम है, तो उसको कहाँ से, उसका प्रॉब्लम कहाँ से हम ठीक करेंगे? ऐसा कौन सा लेवल होगा कि जिस लेवल से हमको उसका प्रॉब्लम को ठीक करना होगा?
जैसे मान लीजिए कि किसी का हमने D2 टेस्ट किया अटेंशन के लिए, ठीक है, D2 टेस्ट करने के बाद पता चला कि ये बंदा अटेंटिव नहीं है, मतलब ये, तो हम क्या करेंगे ऐसा, मतलब हम उसमें क्या होगा ऐसा कि जिससे उसका अटेंशन ठीक हो जाए। मैम इसमें वही चीज देखेंगे, लिटरेचर रिव्यू करेंगे कि इसमें क्या किया गया है, कौन सी मेथड यूज हुए थे, क्या इंटरवेंशन दिया था, देन उसका उस पर अप्लाई करेंगे। कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ा है आप लोगों ने? टीचिंग एप्टीट्यूड में होगा या नहीं तो फिर आपका इसमें होगा, पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी है, साइकोलॉजी में भी है। अभी तो नहीं मैम पढ़ा। ठीक है, अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो वो इसमें BF स्किनर का होगा मैम, हाँ हाँ, तो उसमें क्या होता है, कंडीशनिंग थ्योरी कंडीशनिंग जो में क्या होता है, जैसे वो एयर कंडीशन है, तो एयर कंडीशन क्या करता है, जो गर्म हवा है उसको ठंडा करने का काम करता है, यही होता है ना। एसी का फुल फॉर्म क्या होता है, एयर कंडीशन। तो जो कंडीशनिंग थ्योरी होती है ना, कंडीशनिंग थ्योरी का मतलब होता है कि आपके सोच को बदल देना। ये जो भी साइकोलॉजिकल टेस्ट, मतलब जो भी साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन हम लोग देते हैं ना, चाहे वो किसी से सीबीटी के फॉर्म में दे, ठीक है, या उसको गेम्स खेलने के लिए दे, वो इसलिए देते हैं ताकि हम उसके सोच को, उसके सोचने के तरीका को चेंज करें। जैसे बहुत लोग क्या होता है, बहुत निगेटिव होते हैं, बहुत निगेटिव सोचते हैं, तो हमारे जो सोच का, जो दिमाग में जो मनोमय कोष है ना, ठीक है, उसमें हमेशा आपको अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए। आपका जो है मीन्स जो कहीं से भी कोई, मतलब जैसे कोई बहुत पॉलिटिक्स करता हो या कोई बहुत झूठ बोलता हो, तो ये सब एटीट्यूड उसके सोच पे बहुत बड़ा असर डालता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, योगा और साइकोलॉजी के थ्रू उसको जो है कंडीशन करते हैं, कंडीशन मतलब चेंज करते हैं, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ करके, जैसे आप सीबीटी करवाने जाएंगी, तो ये काउंसलिंग के तरह होता है, जैसे हमारे में योगिक काउंसलिंग होता है ना, तो उससे जो है क्या, उनसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं कि बचपन में कैसा था, आपका इन्वायरमेंट कैसा, मतलब बहुत सारे डेप्थ क्वेश्चन पूछते हैं, पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं, और वो बताते भी है ताकि उनसे उस दिमाग से हम जान सके कि ये दिमाग से कैसे है। एक साइकोलॉजिस्ट को जो है, अगर आप फॉरेन कंट्री जाइएगा तो उसको एज ए डॉक्टर ट्रीट किया जाता है। जैसे किसी के पास मास्टर डिग्री है ना, तो उसको एज अ डॉक्टर ट्रीट किया जाता है, और इसकी पढ़ाई फॉरेन कंट्री में बहुत हाई है, मतलब बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये जितने भी टेस्ट है इसमें कंडीशनिंग का ही काम होता है, ठीक है, ये कंडीशनिंग थ्योरी लगता है इसमें। तो कंडीशनिंग थ्योरी में क्या होता है कि हम उनके दिमाग को, उनके सोचने के तरीका को हमें चेंज करना होता है। तो हम कैसे चेंज करेंगे, अगर मुझे चेंज करना हो आपको, तो पहले तो मुझे आपके बारे में सब कुछ जानना होगा, ठीक है, उसके बाद फिर मैं देखूंगी कि मुझे इसको चेंज कैसे करना है, ठीक है। तो वो ये सारी चीजें जो है साइकोलॉजी, बहुत आपका जो आप सोचते हैं, आप जो प्लान करते हैं, आपका जो पर्सनालिटी होता है, ये सब बहुत मैटर करता है आपके थिंकिंग प्रोसेस में, ठीक है। तो हम उसी को कंडीशन करने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट जब भी होगा तो आपका कॉग्निशन से रिलेटेड होगा, अटेंटिव है, मेमोरी है, प्लानिंग है, डिसीजन मेकिंग है, ये सब आएगा आपका। साइकोलॉजिकल टेस्ट से क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है, लेकिन वो साइकोलॉजी का पार्ट है, और साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का टॉपिक है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन वही आपको मैं बताई कि जैसे कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में ये अटेंशन हम नापते हैं, या मेमोरी नापते हैं, या प्लानिंग नापते हैं, या डिसीजन मेकिंग होता है। तो इन सब में हम क्या करते हैं, 10 क्वेश्चन दे देते हैं पेशेंट को कि आप इस 10 क्वेश्चन का जो है रिप्लाई लिखिए। वो फिर उसके बाद स्ट्रांगली एग्री, लिकेट स्केल बोलते हैं उसको, लिकेट स्केल होता है, ठीक है, यस, नो, वेरी मच, इस तरह करके। जैसे आपको राहुल सर भी जो है करते होंगे ना, देते होंगे कि किनकी क्लास कितनी अच्छी लगी, एक्सीलेंट लगी, गुड लगी, वेरी वेरी गुड लगी, तो उसी तरह करके लिकेट स्केल, उसी को लिकेट स्केल बोलते हैं, ठीक है। तो वो हमारा लिकेट स्केल हो गया। तो कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है पेशेंट से, और उसको हम लिकेट स्केल दे देते हैं कि इस पे आप टिक कीजिए। और फिर उसके बाद क्या होता है, हम उसको टेस्ट करते हैं, मतलब उसमें एक ये होता है कि अगर 1 से 10 तक के स्कोर हुआ तो वो जो है नॉर्मल है, 10 से एबव हुआ तो वो नॉर्मल नहीं है। इस तरह से जो है उसका
एक तरीका होता है। जैसे मैं आपको थर्मोमीटर में बताई थी ना कि 98 तक हम जो है नॉर्मल टेम्परेचर हुआ, अगर 100 आ गया तो फिर हम मान लेते हैं कि उसको फीवर हो गया। उसी तरह हर क्वेश्चन एयर का एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है और हमें देखना होता है कि कि इसमें पेशेंट का वैल्यू कितना आया है। ठीक है, फिर उससे हम पता कर लेते हैं कि वो जो है नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। ठीक है, तो इसमें कुछ स्टैंडर्डाइज्ड टूल देखिए, ये क्वेश्चन एयर ये जो है ना वैलिडेटेड क्वेश्चन एयर है। ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोली कि मुझे आपका अटेंशन नापना है, मैं 5 क्वेश्चन बना के दे दी और मैं आपको बोली कि आप रिप्लाई कीजिए, मैं आपका अटेंशन नापूंगी। ऐसा होता है क्या? मुझे अगर आपका अटेंशन या मेमोरी नापना हो तो मैं ऐसा करूं कि जो है मैं आपको 5 क्वेश्चन बना के दे दी, उसके बाद मैं बोलूंगी कि जो है यस नो लिकेट स्केल दे दी, उसके बाद मैं आपको बोलूं कि चलिए ये आपका अटेंशन लेवल ये है। ऐसे नहीं होता है ना, ये वैलिडेटेड होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपका अटेंशन लेवल नाप रही हूँ, अगर D2 टेस्ट अटेंशन लेवल नापने के लिए है तो ये किसी रिसर्चर ने ये टेस्ट को बनाया है, वैलिडेट कराया है। ठीक है, उसके बाद फिर जा करके जो है कोई दूसरा रिसर्चर इसको यूज कर रहा है अपने रिसर्च में। ठीक है, तो ये जो है स्टैंडर्डाइज्ड टूल टू मेजर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स लाइक एटीट्यूड, बिलीफ, पर्सनालिटी। कुछ क्वेश्चन का नाम दिया गया है, जैसे माइंडफुलनेस क्वेश्चन है, बिग 5 पर्सनालिटी इन्वेंट्री है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके जो है, जैसे किसी को पर्सनालिटी नापना है, मुझे पर्सनालिटी जानना है कि वो पर्सन कितना ओपननेस है, कितना एग्रीएबल है, कितना एक्स्ट्रावर्जन है, तो उसमें जो है हम क्या करते हैं, ये बिग 5 पर्सनालिटी इन्वेंट्री। अगर आपको ये क्वेश्चन एयर चाहिए होगा तो ये है मेरे पास ये क्वेश्चन एयर। ठीक है, तो इसमें भी यही होता है, ये जो है वैलिडेटेड है, स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स है ये सब किसी का नापने के लिए। अगर मान लीजिए कि मैं अपना पर्सनालिटी में आपको ये क्वेश्चन एयर दे दी और आपको बोली कि जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको आप जो है फिल कीजिए, यस नो जो भी आपका लिकेट स्केल होगा उसमें। ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा मुझे कि आप में कितने ओपन है आप। ठीक है, तो ये जो है बिग 5, क्योंकि इसमें 5 तरह का जो है हम डोमेन पूछते हैं, तो जिसको हम ओशियन से जो है ये करते हैं, ओशियन से जो है समझते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो है बिग 5 पर्सनालिटी इन्वेंट्री बोला जाता है। तो ये स्टैंडर्डाइज टूल है, किसी रिसर्चर ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, बहुत सारे एक्सपर्ट ने मिलकर इसको डेवलप किया है, इसीलिए जो है इसको स्टैंडर्डाइज टूल बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी हम कोई साइकोलॉजिकल वेरिएबल नापते हैं तो ये हमारा स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन एयर रहता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कल को आप 5 क्वेश्चन खुद से लिख के दे दिए और फिर आपने बोला कि पेशेंट की ये प्रॉब्लम है। नहीं, ये सारे क्वेश्चन एयर को सारे साइकोलॉजिस्ट भी मानते हैं कि इसमें अगर ऐसा आया है तो आप ऐसे ही है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज टूल समझ में आया? हेलो, यस मैम, मतलब जो वैलिडेट क्वेश्चंस हैं हाँ वही। बिल्कुल, जिसने इसको वैलिडेट किया है, ठीक है, उसने क्या किया, पहले इसको डेवलप किया 5-10 क्वेश्चन को, फिर एक्सपर्ट से वेरीफाई हुआ, फिर उसमें फॉर्मूला लगा, फिर उसका पेपर पब्लिकेशन हुआ, फिर उसका रिलायबिलिटी निकला कि ये क्वेश्चन एयर कितना रिलायबल है। ठीक है, उसका वैलिडिटी निकाले, जितना भी जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट है उसको हम लोग यूज किए। उसके बाद इसका फिर उसके बाद हमने जर्नल में पब्लिश कराया, फिर उसके बाद दूसरे लोगों ने इसको यूज किया। ठीक है, तब जाकर के वो एक स्टैंडर्डाइज टूल बना। जैसे कि हम लोग उसमें था ना इंटररेटर रिलायबिलिटी में, कि अगर वेरी गुड, नॉट गुड, इस तरह करके था ना, जब हमने इंटररेटर रिलायबिलिटी पढ़ा था। नहीं, क्रॉम्बेक अल्फा था ना, वो क्रॉम्बेक अल्फा में था ना, डिजिट दिया हुआ था कि अगर इसका इतना जो है आएगा तो ये होगा, 5 में आएगा तो ये होगा, इस तरह करके था ना क्रॉम्बेक अल्फा में। तो उस क्वेश्चन एयर का रिलायबिलिटी निकालते हैं, क्रॉम्बेक अल्फा में देखते हैं कि ये क्या है इसका मेजरमेंट टूल। और याद रखिए, जब भी आप कोई भी स्टैंडर्डाइज टूल या क्वेश्चन एयर का पेपर देखेंगे, उसमें रिलायबिलिटी बहुत मैटर करता है कि उस क्वेश्चन एयर का जो है वो कितना रिलायबल आया है, उसकी कंसिस्टेंसी कितनी आई है। ठीक है, तो इस तरह से जो है स्टैंडर्डाइज टूल डेवलप करते हैं, जैसे एक स्टैंडर्डाइज योगा मॉड्यूल डेवलप करने का तरीका है ना। ठीक है, उसी तरह एक जो है क्वेश्चन एयर जो है डेवलप करने का भी तरीका होता है।
और फिर उसके बाद उसको सारे लोग यूज करते हैं। और ये बिल्कुल सही होता है। अगर आप एटीट्यूड अपना नापना चाहते हैं, बिलीफ नापना चाहते हैं, पर्सनैलिटी नापना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल जो है सही आपको बताएगा कि आप कैसे पर्सनैलिटी के हैं, आप कैसे बिलीफ के हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है। ठीक है, तो मैं 1-2 क्वेश्चनर भेजूंगी आपको, स्टैंडर्डाइज टूल्स भेजूंगी, आप देखिएगा करके। आप कितने वेलबिंग है, WHO का है वो। ठीक है, तो उसमें जो है 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, 5 क्वेश्चंस का जवाब देना होता है, और उसमें उसके बाद पता चलता है कि आपकी वेलबिंग कैसी है। वो मैं भेजूंगी, वो बहुत आसान है, वो जो WHO द्वारा जो है डेवलप किया गया है। ठीक है, वो मैं ग्रुप पे डाल दूंगी। हो गया ये क्वेश्चन। देखिए फिजियोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है? फिजियोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है? जैसे कोई भी फिजिकल हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्रेन का फंक्शन। फिजियोलॉजिकल हो गया आपका। हाँ बताइए मैम। फिजियोलॉजिकल में जैसे ब्लड सैंपल से यूरिन जो भी है उस सैंपल्स के थ्रू या फिर बीपी और उसके थ्रू लेना, ये होगा ना? तो ये कैसे होगा? क्या इसमें क्वेश्चनर यूज होगा? अगर मुझे कोई फिजियोलॉजिकल टेस्ट करना है तो उसमें हम लोग क्वेश्चनर यूज कर सकते हैं? यस मैम, कर सकते हैं कि आप उससे पूछ सकते हैं कि आपको कभी शुगर था, बीपी था, या आप कोई मेडिसिन ले रहे हो। नहीं, ये तो एक तरह का आपका सर्वे टाइप हो गया कि आप उनसे पूछ रहे हैं या अपना सैंपल ढूंढ रहे हैं। ठीक है, मतलब मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट में मैंने बोला आपसे कि क्वेश्चनियर 90% 80% जो ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो क्वेश्चनियर पे बेस्ड है। ठीक है मैम, इसमें नहीं होगा शायद क्वेश्चन, क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं ना एक प्रॉपर वे में। ठीक है, तो जब भी हम फिजियोलॉजिकल टेस्ट करते हैं तो इसमें भी जो है 80% चांसेस होता है हम कोई ना कोई इक्विपमेंट यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में ज्यादा चांसेस है क्वेश्चनर यूज करने का। उसी तरह अगर हम फिजियोलॉजिकल टेस्ट में जाते हैं, देखिए ये सब वर्ड ना आप ध्यान रखिए कि साइकोलॉजिकल क्या हो रहा है, फिजियोलॉजिकल क्या हो रहा है। क्वेश्चन इस पे बहुत कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए कि अगर फिजियोलॉजिकल टेस्ट है तो फिजियोलॉजिकल टेस्ट में जो है 70 से 80% जो काम होगा आपका, ठीक है, वो आपका कोई ना कोई इक्विपमेंट यूज होगा उसमें। जैसे थर्मामीटर हो गया, जैसे HRV है, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। ठीक है, ऑटोनॉमिक फंक्शन क्या होता है? कोई भी एक मैम जो हाँ यस मैम, जैसे हार्ट रेट है ना, और पल्स रेट, ये ऑटो मतलब जो चलता है, मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, ऑटोमेटिकली चलता रहता है। अच्छा ठीक है, कोई भी और इसका हिंदी क्या होगा? ऑटोनॉमिक फंक्शन का हिंदी क्या होगा? कोई बताएगा मुझे? अनैच्छिक। हाँ जी, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी वो है क्या? नहीं हिंदी अनैच्छिक होगा मैम, जिसमें ऑटोनोमस सिस्टम जो होता है वही है क्या? इनवॉलेंट्री जो बोलते हैं वही क्या मैम? हाँ, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के थ्रू जो हमारा काम है, हमारा कंट्रोल नहीं होता, पर वो रेगुलर 24 आवर्स चलता रहता है वो। वही ठीक है। मैं इसका हिंदी पूछ रही थी क्योंकि जो हिंदी मीडियम में हुए उनको पता भी होना चाहिए ना कि किस अनैच्छिक होगा, अनैच्छिक, जिसमें अच्छा हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अच्छा ठीक है, तो इसमें जो है आपका किस चीज को नापते हैं? योगा में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इसके लिए, ऑटोनॉमिक फंक्शन के लिए, क्या है वो? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पढ़ा है आप लोगों ने? यस मैम, वही ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। वेरी गुड। ऑटोनॉमस सिस्टम में ही आपका योगा में जब आप आसन करते तो उसमें कौन सा जो है नर्वस सिस्टम काम करता है ज्यादा? सिंपैथेटिक, वेरी गुड। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक। याद रखिए, ये सब आप लोग को बहुत काम देने वाला है। ठीक है, जब तक आप एनाटॉमी पढ़ के नहीं समझेंगे ना तो फिर चीजें नहीं समझ, मतलब फिर योगा का फिर उतना मतलब नहीं रह जाता है। साइंटिफिक है ना, बनाना है ना हम लोग को इसको साइंटिफिक। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए कि ऑटोनॉमिक फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, जब आप खास करके जब योगा रिसर्च करते हैं तो। ठीक है, कि ऑटोनॉमिक फंक्शन क्या होता है। तो हार्ट रेट, HRV, ये जो है देखिए ये जो फिजियोलॉजिकल टेस्ट है ना, ये बहुत ही मतलब एक्सपेंसिव टेस्ट होता है HRV।
अगर कोई रिसर्चर, और बहुत बड़ी मशीन होती है इसकी, अगर मैं चाहूँ कि मैं HRV यूज करूँ, तो या नहीं तो मुझे उस सैंपल को लैब में लेके आना पड़ेगा, या नहीं तो मुझे लाखों का खर्चा उठाना होगा। ठीक है, तो लेकिन ये होता है कि अगर फिजियोलॉजिकल टेस्ट और इस तरह का टेस्ट अगर आप यूज करते हैं रिसर्च में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उस टेस्ट मतलब उस रिसर्च का वेटेज बढ़ता है ये सब टेस्ट यूज करने से। ठीक है, तो ये जो है आपका कुछ EEG है जिसमें ब्रेन वेव एक्टिविटी नापते हैं, वही जो अल्फा बीटा आपने पढ़ा होगा अभी मेरे ख्याल से, डेल्टा, साइकोलॉजी में अल्फा बीटा हाँ गामा डेल्टा। ठीक है, तो ये ब्रेन वेव हम लोग जो है उसमें मेजर करते हैं। तो कुछ साइंटिफिक टर्म्स भी आप लोग ध्यान में रखिए, मतलब क्योंकि आप लोग योगा का रिसर्च कर रहे हैं, खास करके जो लोग योगा करवाते हैं या क्लासेस लेते हैं, उनको कुछ कुछ चीज ये सब पता होना चाहिए। ऑटोनॉमिक फंक्शन हो गया, ब्रेन वेव एक्टिविटी हो गया, EEG क्या होता है, HRV क्या होता है, ठीक है, ये सारा चीज जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट है। और इस तरह के क्वेश्चंस आ भी रहे हैं योगा में, एनाटॉमी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे जो योगा से रिलेटेड है। तो ऑटोनॉमिक फंक्शन ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके योगा रिसर्च के लिए, और नहीं जानते हैं तो इसको पढ़िए ये क्या है। ठीक है, उसके बाद फिजियोलॉजिकल टेस्ट के बाद है आपका बायोकेमिकल टेस्ट। बायोकेमिकल टेस्ट क्या होता है? यही मैम ब्लड टेस्ट वगैरह जो भी होता है, तो इसको बायोकेमिकल टेस्ट बोलते हैं। सलीवा हो गया आपका, सलीवा से टेस्ट से क्या पता चलता है? उसमें पीएच लेवल पता चलता है मैम कि अम्ल है या क्षार है मैम, ऐसा। वेरी गुड, इससे पीएच लेवल पता चलता है आपको। ठीक है, जब भी सलीवा टेस्ट होता है तो उससे पीएच लेवल पता चलता है हमें कि ये बेसिक है या ये है। ठीक है, एसिडिक है। तो ये आपको, हाँ बताइए। सलाइवा जो हमारे जो टंग थूक में होता है रहती है हमारा, वही मैम। हाँ सलाइवा, ओके। उसी को हम बोलते हैं सलाइवा, जो हमारी थूक होती है ना। और ऐसा बहुत सारे योगिक टेस्ट में भी लिखा हुआ है कि जैसे मतलब जो हमारा जो योगा करते समय जो पसीना आता है, ठीक है, जो स्वेटिंग होता है, उसको हम लोग को जो है ना पोंछना नहीं चाहिए, उसी को जो है घस लेना मर्दन करना चाहिए। चाहिए, हाँ मर्दन करना चाहिए। ठीक है, उसी तरह सलीवा के बारे में लिखा है कि अगर आपको कोई घाव वगैरह होता है ना, या कुछ पिंपल्स आ जाते हैं, तो अपना आंखों के लिए मैम, जी आंखों के लिए सलाइवा लगाया जाता है मैम, आंखों के लिए हाँ, बहुत बेटर रहता है। और जैसे कुछ पिंपल्स वगैरह आते हैं बच्चों को, तो जो है उसमें क्या करते हैं कि जो सुहा का जो सलीवा होता है ना, उसको लगाने से वो ठीक हो जाता है। बहुत सारे योगिक टेक्स्ट में लिखा हुआ है ये सारी चीजें। ठीक और है, उषा पानी भी मैम आयुर्वेद में बताया गया, मतलब जो कि बिना मुंह धोए और पिया जाता है। तो उस समय भी बहुत बहुत अच्छा होता है ये चीज। तो क्या है ना कि एक्चुअली कमर्शियलाइजेशन के टाइम में जो है ना कहीं ये सब जो है लुप्त हो गया है। मतलब क्या है कि अब जिसको रिफाइंड तेल बेचना है, वो जब तक घी को बदनाम नहीं करेगा तब तक उसका रिफाइंड तेल नहीं बिकेगा, है ना। तो अब जैसे आयुर्वेद में घी खाना बहुत अच्छा बताया गया है कि घी खाना चाहिए, है ना। लेकिन अगर आप रिफाइंड तेल के ऐड में देखेंगे तो वो दिखा देगा कि जो घी खा रहा है उसको हार्ट अटैक आ गया है, और जो घी नहीं खा रहा है, जो रिफाइंड तेल खा रहा है, वो बहुत स्वस्थ है। ठीक है, ऐसा ही दिखाते हैं ना। तो तो क्या होता है कि कमर्शियलाइजेशन में जो है ये सब कहीं ना कहीं गुम हो गया है। ठीक है, तो ये सारे जो है आपके बायोकेमिकल टेस्ट कहलाते हैं, जो आपका ब्लड का हो गया, मतलब जो भी केमिकल से ये रिलेटेड है, या सलीवा हो गया। ठीक है, तो इसके जो एग्जांपल्स है वो है ब्लड बायोकेमिस्ट्री टेस्ट हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर असेसमेंट हो गया, जीन एक्सप्रेशन असेसमेंट हो गया। तो ये सब इतना डेप्थ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी जब स्लाइड्स आपको मिल जाएंगे तो एक बार देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना पता रखिए कि बायोकेमिकल टेस्ट में हम किस चीज का टेस्ट लेते हैं। ठीक है, जैसे सलीवा हो गया, ब्लड हो गया, फिजियोलॉजिकल में जो है हमारा किस चीज का टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, ये सब बिल्कुल ध्यान रखिए। अगर फिजियोलॉजिकल टेस्ट आया है तो बिल्कुल दिमाग में आ जाए कि इसमें जो है फिर हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर और ब्रेन फंक्शन से रिलेटेड है। अगर ये साइकोलॉजिकल टेस्ट आ गया है आपका, तो वो जो है आपका अटेंशन, मेमोरी, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, मतलब ये दिमाग में रखिए। ये सारे कीवर्ड्स को दिमाग में रखिए कि अगर साइकोलॉजिकल टेस्ट लिखा हुआ है तो उसमें क्या क्या आएगा। क्योंकि जब आपका एनाटॉमी का भी क्वेश्चन आता है ना, तो ये साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, ये वर्ड बहुत आपको मतलब अगर आपको क्लियर है ना, तो आपको आंसर करने में आसानी होती है। ठीक है, तो उसका कीवर्ड्स खाली आपको याद रखना है। बायोकेमिकल टेस्ट हो गया आपका। ये आर्चिवल डेटा क्या होता है? देखिए, जब भी हम डेटा के बारे में बात करते हैं तो डेटा जो है दो तरह का होता है। कौन कौन तरह का होता है? कंप्यूटर पढ़ा है आप लोगों ने?
सब लोग यही है ना? यस मैम। तो डेटा कितने टाइप का होता है? एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा, ठीक है? मेमोरी पूछते तो शायद बता देते। तो डेटा क्या है आपका? एक प्राइमरी डेटा है, एक सेकेंडरी डेटा है, ठीक है? तो प्राइमरी डेटा किसको बोलते हैं? जो टेम्परेरी होता है, जिस पर हम काम कर रहे होते हैं शुरू में। जो टेम्परेरी, हाँ, जो फर्स्ट हम जैसे कलेक्ट मैंने आपको सर्वे भेजी, ठीक है, मान लीजिए मेरा रिसर्च में सर्वे था, मैं आपको सर्वे भेजी और आपने उसका रिप्लाई दिया, उसके बाद फिर मैं पेपर पब्लिकेशन में भी डालूंगी ना, मैं उसका डेटा का एनालिसिस भी तो होगा कि इतने लोगों ने क्या बोला, इतने लोगों ने क्या बोला, एक निकालूंगी ना। तो जो मैं आपसे डायरेक्ट डेटा कलेक्ट की तो वो प्राइमरी डेटा हो गया, ठीक है? मतलब जो फर्स्ट टाइम होता है डेटा कलेक्शन वो हमारा प्राइमरी डेटा हो गया। अगर मान लीजिए कि मैंने आप लोगों को नहीं दे करके जो ऑलरेडी डेटा है, हॉस्पिटल के पास भी तो डेटा होता है कि डायबिटीज के एक वीक में डायबिटीज के कितने पेशेंट आ रहे हैं, कितने पेशेंट टाइप 1 के हैं, कितने पेशेंट टाइप 2 के हैं, कितने पेशेंट का इसमें एज ग्रुप क्या है, कौन से एज ग्रुप वाले ज्यादा आ रहे हैं, इस तरह का डेटा उनके पास भी तो होता है ना। तो जब हम उन डेटा पे काम करते हैं, उस डेटा के थ्रू कुछ हम अपना मींस रिसर्च में यूज करते हैं, तो उसको हम सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। मतलब कहने का है जो फर्स्ट टाइम डेटा हम लोग लेते हैं उसको हम लोग प्राइमरी डेटा बोलते हैं, और जो सेकेंड टाइम डेटा, क्योंकि हॉस्पिटल ने ये डेटा पहले से ले लिया है तो उसके लिए तो प्राइमरी डेटा है, लेकिन हम किसी और के डेटा पे काम कर रहे हैं तो वो सेकेंडरी डेटा हो गया। मैम ये तो किसी डेटा को हम अप्लाई किए बस वो सेकेंडरी मेरे लिए कहला जाएगा, उसके लिए वो प्राइमरी कहला जाएगा। हाँ, किसी भी डेटा को अगर हम फर्स्ट टाइम लेते हैं, जैसे मैं आपसे फर्स्ट टाइम कलेक्ट की तो वो मेरे लिए जो है प्राइमरी डेटा है, ठीक है? और अब मैं जाकर के हॉस्पिटल के डेटा पे काम कर रही हूँ तो वो मेरे लिए सेकेंडरी डेटा है, क्योंकि हॉस्पिटल के लिए वो प्राइमरी है, लेकिन अगर मैं उसके डेटा पे काम कर रही हूँ तो मेरे लिए वो सेकेंडरी डेटा है, ठीक है? तो आर्चिवल डेटा होता है कि ये कौन सा डेटा होगा, ये प्राइमरी होगा सेकेंडरी होगा? सेकेंडरी होना चाहिए क्योंकि आर्चिव होगा। मैं आर्चिव मैंने हाँ। आर्चिव समझ आया है। सेकेंडरी हॉस्पिटल हाँ, रिकॉर्डेड। तो ये जो है सेकेंडरी डेटा होता है। आर्चिवल डेटा जो है सेकेंडरी डेटा होता है, डेटा अवेलेबल फ्रॉम ऑलरेडी रिकॉर्डेड सोर्सेस। ऑलरेडी ये डेटा हो चुका है, मतलब ऑलरेडी डेटा रिकॉर्डेड है, किसके पास? हॉस्पिटल्स के पास हो गया, या पाम लिप, जैसे कि योगा के जो पतंजलि योग सूत्र कैसे हम लोग निकाले, पतंजलि योग सूत्र क्यों कैसे बना? 195 है ना, 190। मैम बहुत सा बिखरा हुआ है मैम, तो महर्षि पतंजलि हाँ, ने उन्होंने एक सूत्रबद्ध के रूप में उन्होंने पिरो दिए। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो पहले जो है लोग क्या करते थे, पाम लिप पे लिखते थे, ठीक है? तो इसीलिए इसमें ओल्ड पाम लिप, मतलब ये जो है ओल्ड पाम लिप पे हम लोग तो नहीं लिखे होंगे, ये प्राइमरी डेटा तो कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है? तो इस ये भी जो है सेकेंडरी डेटा में आता है। तो आर्चिवल डेटा भी एक तरीका है डेटा कलेक्शन करने का। डेटा जैसे मैंने आपको बताया कि दो टाइप के, एक प्राइमरी डेटा, एक सेकेंडरी डेटा है। प्राइमरी डेटा हुआ जिसको हम लोग फर्स्ट टाइम लेते हैं, सेकेंडरी डेटा हुआ कि हमारे पास ऑलरेडी डेटा है और उसी डेटा पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है? तो जैसे हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स हो गया, ओल्ड पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट हो गया, तो इसको हम आर्चिवल डेटा बोलते हैं। आर्चिवल का हिंदी क्या होगा, किसी को पता है यहाँ पे? क्या होगा हिंदी आर्चिवल? मैम किसी डेटा को ना ऐसा कर देना, किसी डेटा को है ना एक ऐसी फाइल में रख देना जो कि जिसमें वायरस वगैरह ना लगे, एकदम सिक्योर करके। हाँ, आर्चिवल का है। अभी देखिए, ठीक है? तो ये है आपका हिंदी इसका, अभी देखिए। तो आर्चिवल डेटा होता है जो आपका सेकेंडरी डेटा होता है, ठीक है? जहां से मान लीजिए कि आपको पता करना है कि इंडिया में प्रीवेलेंस क्या है। प्रीवेलेंस का मतलब है कि कितने डायबिटिक के पेशेंट है इंडिया में। अब तो ये कहा जा रहा है कि हर 5वां इंसान डायबिटिक होने वाला है इंडिया का, मतलब सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड डायबिटिक कंट्री होने वाला है इंडिया, ठीक है? तो जब भी हम अपना रिसर्च करते हैं तो प्रीवेलेंस को भी ध्यान रखिएगा कि जिस टॉपिक पे आप रिसर्च करने वाले हैं, आप जहाँ रहते हैं इंडिया में, उसका प्रीवेलेंस क्या है, मतलब कितने में कितने लोगों को जो है वो बीमारी हो रहा है और कितनी तेजी से फैल रहा है। WHO के रिकॉर्ड में मिलेगा आपको सब कुछ, ठीक है? इसका मैम
अभी लेके कहीं बढ़ दे रहा है, पुराना लेखी विज्ञान गूगल में देखा मैं। अच्छा, मतलब जो भी हो, जिनको मतलब ये समझ में नहीं आए कि आर्चिवल डेटा क्या हो रहा है, तो इसीलिए मैं आपसे बोली कि इसका हिंदी में अगर आप जानते हैं तो बताइए। ठीक है, तो ये जो है आर्चिवल डेटा भी एक तरीका होता है डेटा कलेक्शन करने का, कि अगर मुझे किसी का प्रिविलेंस जानना है, जितने भी प्रिविलेंस स्टडी होते हैं वो आर्चिवल डेटा के बेस पे ही होते हैं, और ये हमेशा सेकेंडरी डेटा ही होगा। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा समझ में आ गया आप लोग को? यस मैम। ठीक है ना, तो ये सारा जो है तरीका है जिससे हम जो है अपना डेटा कलेक्ट करते हैं। बस आपको इसमें ये देखना है कि आर्चिवल में क्या हो रहा है, इसके कीवर्ड्स क्या है, जैसे हॉस्पिटल रिकॉर्ड, ऑल ओल्ड पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट, बस इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, बायोकेमिकल टेस्ट में क्या हो रहा है, किस चीज का जो है बायोकेमिकल टेस्ट किसको बोलते हैं, जैसे ब्लड का हो गया, सलीवा का हो गया। ठीक है, फिजियोलॉजिकल टेस्ट किसको बोलते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, ब्रेन फंक्शंस हो गया, हार्ट रेट हो गया। ठीक है, ये सब फिजियोलॉजिकल टेस्ट में आता है। क्वेश्चनएयर क्या हुआ, स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनएयर क्या हुआ, कोई मुझे बताइए स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनएयर क्या हुआ, क्या होता है स्टैंडर्डाइज टूल या स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनएयर? कोई भी एक अपना माइक, हाँ करके लिया होता है। क्या, जो भी वैलिडेट कराकर चीजें की जाती हैं जो एक रिसर्चर वैलिडेट कराता है मैम, उसका वैलिड होता है वो। मतलब हम ऐसे अपनी मन मर्जी से कोई भी क्वेश्चनर नहीं बना रहे हैं, क्वेश्चन नहीं डाल रहे हैं, एक वैलिडेट हम यूज कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्डाइज। ठीक है, तो ये जो है एक तरीके, तो जब भी क्वेश्चनएयर हो तो आप देखिए उसके आगे क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे कल इंटरव्यू वाले क्वेश्चनएयर में हम जब डिस्कस कर रहे थे कि क्वेश्चंस क्या थे, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनएयर, यही था ना उसमें, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। तो क्वेश्चनएयर या क्वेश्चंस के आगे वाले वर्ड को जरूर देखिए कि क्या कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, उसको ध्यान से देखिए, कंफ्यूजन वहां पे क्रिएट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चनएयर जब भी स्टैंडर्डाइज्ड हो, वैलिडेटेड हो, वैलिडेशन कराने का तरीका होता है। देखिए ये सब आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन ये सब आपको हेल्प करता है आंसर को सेलेक्ट करने में। जब आपको कंफ्यूजन होता है ना, अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज होता है तो वो आपको हेल्प करता है वहां पे सोचने में। ठीक है, जो मैंने आपको पेपर दी कि डेवलपमेंट कैसे होता है, ये कैसे होता है, वो मुझे देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब आप इस तरह से पढ़ाई कर लेते हैं तो क्या होता है कि आपका सोचने का क्षमता बढ़ता है, जिससे आप जो है वहां पे करेक्ट आंसर लगा के आते हैं। ठीक है, इतने डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन जो है वो आपको सोचने में हेल्प करता है। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज टूल जब भी होगा तो एक डेवलपमेंट का प्रोसेस होगा कि रिसर्चर ने एक टूल को डेवलप किया, उसके बाद एक वैलिडेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, उसके बाद उसको एक्सपर्ट से उसको वैलिडेट कराया, और उसके बाद फिर जो है आपका डेवलपमेंट वैलिडेशन के बाद जो है उसमें जितना भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है वो हम लगाते हैं, उसकी फिजिबिलिटी देखते हैं। फिजिबिलिटी देखने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? मान लीजिए मैं एक क्वेश्चनएयर डेवलप की, ठीक है, मैं क्वेश्चनएयर डेवलप की पर्सनालिटी के ऊपर, पहले से बना हुआ है, लेकिन मैं सोची कि मेरी नॉलेज बहुत अच्छी है योगा की और साइकोलॉजी की, तो मैं एक पर्सनालिटी पे क्वेश्चनएयर डेवलप करती हूँ। ठीक है, तो अब क्वेश्चनएयर डेवलप मैं कर ली, वैलिडेट करा ली, फिर उसका फिजिबिलिटी भी चेक की। तो फिजिबिलिटी चेक करने के लिए कौन सा हम ये करते हैं, कौन सा हमारा जो है मेथड होता है, कौन सा रिसर्च होता है? इंटररेटर होता है। नहीं, वो रिलायबिलिटी है। देखिए मैम, कंफ्यूज मत होइए आप, रिलायबिलिटी नहीं पूछ रही हूँ मैं आपसे, मैं रिसर्च पूछ रही हूँ, उस रिसर्च का क्या नाम है जिससे हम फिजिबिलिटी टेस्ट करते हैं? जैसे मान लीजिए, एक्सपेरिमेंटल। थ्योरेटिकल भी नहीं होगा, एक्सपेरिमेंटल मैम। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही होगा, लेकिन क्या होगा, उस रिसर्च का नाम क्या है? मैं पेपर दूंगी आप लोग को। पायलट स्टडी, पायलट स्टडी से क्वेश्चन आता है। पायलट का क्या मतलब होता है? पायलट स्टडी हो गया, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो गया, ये सब एक ही नाम है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो गया, पायलट स्टडी हो गया। पायलट मतलब छोटा स्टडी जो करते हैं हम, छोटे लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं, छोटे सैंपल पे जो करते हैं। हाँ, और ये योगा में भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि अगर हम छोटे सैंपल साइज पे रिसर्च करते हैं तो उसको बोलते क्या है। और मैं इसको पेपर जो आपको दी थी मॉड्यूल वैलिडेशन का, वो भी एक पायलट स्टडी ही था। ठीक है, तो जब भी हम एक छोटा स्टडी करते हैं तो उसको पायलट स्टडी बोलते हैं। मैम और क्या नाम बताया आपने, एक बार और बताइए। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो गया। उसके बाद एक्सप्लोर मतलब जब हम कोई एक
किसी चीज का एक्सप्लोर करते हैं ना, ये एक्सप्लोर वर्ड से बना है। जब हम पहली बार करते हैं किसी चीज का किसी चीज को, तो हम जैसे कि मैं मॉड्यूल वैलिडेट की, ठीक है, तो मॉड्यूल वैलिडेट करने के बाद मतलब मैं बना ली, मैं उसको मतलब डेवलपमेंट हो गया, वैलिडेशन हो गया। डेवलपमेंट वैलिडेशन के बाद उसका फिजिबिलिटी भी तो चेक करना है कि ये नुकसान तो नहीं कर रहा है लोगों को, या बच्चे इसको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये सारा चीज देखना है। उसके लिए एक छोटा सैंपल साइज पे करते हैं, जिसको हम पायलट स्टडी बोलते हैं। जब भी पायलट स्टडी आए तो समझ जाइए एक छोटी स्टडी को हम पायलट स्टडी बोलते हैं, ठीक है। ये योगा में पायलट स्टडी पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारा आज आपका टेस्ट जो है, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ जो टर्मिनोलॉजी है, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, वो सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जितने भी जो इसके कीवर्ड्स जो है आपको ध्यान में रखना है कि ऑब्जर्वेशन में क्या हो रहा है, इंटरव्यू में क्या हो रहा है, साइकोलॉजिकल टेस्ट कौन कौन सा है, क्वेश्चनेयर वैलिडेटेड है, स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनेयर होना चाहिए। फिजियोलॉजिकल में कौन कौन सा टेस्ट होता है, फिजियोलॉजिकल टेस्ट में कौन कौन सा टेस्ट था, ठीक है, HRV था, ब्रेन का फंक्शन भी था मैम। ठीक है, वेरी गुड। और बायोकेमिकल टेस्ट में क्या क्या था, सलाइवा, यूरिन, ब्लड का टेस्ट, न्यूरोट्रांसमिटिक टेस्ट। हाँ, और आर्चिस में क्या क्या था, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का ही कलेक्शन डेटा, ठीक है। जो आर्चिव में कौन सा डेटा होगा, प्राइमरी की सेकेंडरी डेटा, ठीक है। तो ये आपका इतना सारा था, और कुछ मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगी, उसको देखिए। ये नहीं कि फिर मेरे भरोसे आप रहिएगा। आपका जो है कौन सा स्टडी है अभी, हुटागोजी है। हुटागोजी कौन सा होता है, लर्नर सेंटर्ड होता है, मतलब आपका काम ज्यादा है, टीचर का काम कम है, ठीक है। तो अभी जितने भी जो है इसमें ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू है, सबका कीवर्ड बनाइए। आपको ये कीवर्ड योगा में भी काम देगा। ये सब वर्ड देख के आपको समझ में आ जाएगा कि इसके कीवर्ड्स बनाइए, ठीक है, कि ये डेटा की बात कर रहा है, ये बायोकेमिकल में सलीवा का टेस्ट का ये हो रहा है, फिजियोलॉजिकल में जो है हम HRV वगैरह देख रहे हैं क्वेश्चन, मतलब एक कीवर्ड बनाइए दिमाग में, तो वो सोचने में आपको हेल्प करेगा एग्जाम में, ठीक है। यस मैम। चलिए, तो ये मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन था आपका रिसर्च का। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ जानना है हम लोगों को, सिलेबस में है तो पढ़ाई करना है इसमें, ठीक है। तो ये आपका आज खत्म हो गया है। अब जो है मैं नया कल मैं एक ऐसे ही हम लोग जो है डिस्कशन कर लेंगे क्वेश्चन पे, ठीक है। फिर मंडे आपका टेस्ट हो जाएगा। अभी तक जितना भी हमारी पढ़ाई हुई है, मैं खुद ही क्वेश्चन पूछूंगी आपसे क्लास में, और फिर मंडे जो है आप लोग एक टेस्ट दे दीजिएगा, ठीक है। और उसके पहले जो है आपको ये जो PPT है, ये शायद MDY के फॉर्मेट में आएगा, तो इसको आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा ये PPT आपको, ठीक है। चलिए, तो अब मैम आ गई है क्लास के लिए? यस मैम। ठीक है, चलिए आप क्लास कंटिन्यू कीजिए, मैं टाइम हो गया है। थैंक यू मैम। हरिओम। हरिओम। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिएगा। हरिओम मैम।